क्या चार्जेस है, हिडन चार्जेस क्या है, वो पता नहीं रहता है लोगों को। जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं कि इस कार्ड के क्या क्या टर्म्स हैं। अगर हमको क्रेडिट कार्ड लेना है तो किससे बात करें? अप्लाई नहीं करें, पहले हम चेक कर ले कि हम एलिजिबल है कि नहीं है। यार कौन सा क्रेडिट कार्ड लूं, मैं किस कार्ड के लिए एलिजिबल हूं, कौन सा क्रेडिट कार्ड मिलेगा, समझ में ही नहीं आता। बैंक वाले मुझे क्रेडिट कार्ड देंगे या नहीं देंगे, क्या आपके भी ये सारे सवाल हैं? तो चलिए आज इन सारे सवालों का हमने आंसर किया है इस वीडियो में। सिर्फ मेरा नहीं है, ऐसे बहुत लोगों का है जी जिनको पता बिल्कुल। नहीं है कि हाँ उनको चाहिए, ठीक है चाहिए, कौन से चाहिए वो पता नहीं है। चाहिए तो ठीक है, कहीं से भी मिल जाएगा, उनको पता नहीं कि क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या चार्जेस है, हिडन चार्जेस क्या है, वो पता नहीं रहता है लोगों को। बहुत लोग पता नहीं रहता है। सबसे बड़ी चीज़ है ना सर, ज़्यादातर लोग ना ये सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड मतलब हिडन चार्जेस बहुत सारे हैं। एक्चुअली ना सर, हिडन चार्जेस जैसी कोई चीज़ होती नहीं। लोग ना कई बार टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं समझ पाते, इसलिए उन्हें लगता है कि है ना हिडन चार्जेस हैं। एक्चुअली जो बैंक के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्रेडिट कार्ड के साथ, जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं ना तो आपको एक किट मिलती है, क्रेडिट कार्ड किट, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं कि इस कार्ड के क्या क्या टर्म्स हैं। अब लेकिन आम आदमी उन सबको पढ़ नहीं पाता, उतना टाइम नहीं होता। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं बैंक साथी प्लस के थ्रू कि हम आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आसान भाषा के अंदर आप तक पहुंचा दें, जिससे कि आपको वो तो पढ़ो तो हो, आप उस किट को तो रेफर करो ही, लेकिन यहाँ पे आपको वो इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाए। देखिए सर, 3-4 चीज़ें होती हैं क्रेडिट कार्ड के अंदर जो है ना हर एक इंसान को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले जब इंसान क्रेडिट कार्ड पहली बार लेता है ना लाइफ में, तो वो है ना जनरली 3-4 कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो करता है वो सबसे पहले मिनिमम ड्यू अमाउंट वाली चीज़ के अंदर समझ नहीं पाता कि एक्चुअल मिनिमम ड्यू अमाउंट क्या है और टोटल ड्यू अमाउंट क्या है। तो जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है ना एट द एंड ऑफ द आपका बिलिंग साइकिल, तो वहाँ पे 2 अमाउंट दिखते हैं आपको। एक तो आपने टोटल खर्चा किया, फॉर एग्जांपल आपने महीने में 10,000 खर्च किए क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और दूसरा अमाउंट दिखता है मिनिमम ड्यू अमाउंट, जहाँ पे बैंक आपको बोलता है कि बॉस आप ये है ना 5% अमाउंट मतलब 500 रुपये पे कर दो अभी, बाकी का अमाउंट आप बाद में पे कर देना, है ना। बट आपको वो नहीं करना होता, आपको फुल अमाउंट उस टाइम पे करना चाहिए। और ज़्यादातर लोग ये मिनिमम ड्यू अमाउंट की तरफ चले जाते हैं, जिससे होता क्या है कि आपके ऊपर आपके ट्रांजेक्शन्स पे लेट फीस नहीं लगती, लेकिन जो बैंक्स के इंटरेस्ट होते हैं क्रेडिट कार्ड का 3-3.5% जिस भी बैंक का जो भी है वो आपको लगता है। तो लोग है ना उनको लगता है ये मिनिमम ड्यू अमाउंट है, ये पे कर देते हैं। तो सबसे पहले तो वो मिनिमम ड्यू अमाउंट वाली चीज़ नहीं करनी। दूसरी चीज़ आ जाती है सर कि आपको ना अपने क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट है उसको रेगुलरली गो थ्रू करना है हर महीने, कि है ना एक्चुअली मैंने कहाँ स्पेंड किए, कहीं मैंने ओवर स्पेंड, उसको एट द एंड ऑफ द मंथ 5-10 मिनट निकालिए, उसको एनालाइज कर लीजिए कि मैंने कहाँ पे खर्चे किए हैं। और तीसरी चीज़ कि जब किसी भी पर्सन का एक बार क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है तो वो एकदम ये होता है कि यार मेरे को और कार्ड चाहिए, और वो फटाफट 4-5 बैंक्स में अप्लाई कर देता है। ये सबसे बड़ी गलतियाँ जो है ना नए क्रेडिट कार्ड यूज़र करते हैं। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप इनका ध्यान रखें और टाइमली अगर इनको यूज़ करें सही तरीके से, तो आप क्रेडिट कार्ड का अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हैं। पहले हमको ये नहीं पता रहता है कि कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना है, ठीक है, किसको रीच आउट करना है। अगर हमको क्रेडिट कार्ड लेना है तो किससे बात करें, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। किससे बात करें? अगर बैंक वालों को रीच आउट करते हैं तो उसमें इतना लंबा प्रोसेस है कि वो उसको अगर वेबसाइट से रीच आउट करते हैं या कुछ ईमेल से करते हैं, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब कॉल आएगा, कब नंबर आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ आपके सवालों का जवाब देने की। तो सबसे पहला तरीका होता है, आपका अगर किसी भी बैंक में अकाउंट है ना, तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे उनसे पूछिए कि मेरे को क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, आपका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहला तरीका है। अगर आपके पास उस बैंक की नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग में जाके वहाँ पे उनका ऑप्शन होगा क्रेडिट कार्ड का, वहाँ पे शोकेस करता है आपको कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। कई बार अगर आप एलिजिबल होते हैं तो बैंक्स आपको खुद से मैसेज भेजता है, SMS मैसेज आता है आपके पास में कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस कार्ड। तो ये तो एक सिंपल पहला तरीका हो गया कि आप बैंक चले गए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे डिजिटल प्रोसेसेस जो हैं। तो आज के टाइम में अगर सबसे पहली चीज़ आती है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड लेना है ना सर, तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, या फिर आप न्यू टू क्रेडिट होंगे, मतलब आपने कभी क्रेडिट कार्ड या कोई लोन किसी भी टाइप का कुछ नहीं लिया है ना, तो उसको बोलते हैं न्यू टू क्रेडिट, NTA। तो उस केस के अंदर आप एज अ न्यू कस्टमर बैंक के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, सिविल ब्यूरोज के साथ जर्नी स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट टाइम क्रेडिट स्कोर जनरेट होता है। जैसे ही आपका क्रेडिट स्कोर जनरेट होगा,
उसके बाद आप अपना क्रेडिट कार्ड के लिए जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले समझ लिया बैंक वाला एक पार्ट, हमने समझ लिया सिबिल स्कोर वाला पार्ट। अब आते हैं डिजिटल वाले पार्ट पे। तो ऑनलाइन आज के टाइम में हर बैंक का अपना अपना पूरा प्रोसीजर बना हुआ है जहाँ पे आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल HDFC की वेबसाइट, तो आप HDFC की वेबसाइट पे जाइए डायरेक्टली, वहाँ पे वो एलिजिबिलिटी दे के रखते हैं कि आपको कार्ड में क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है। जनरली अगर आपकी सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपये है तो आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आपका लास्ट ईयर का ITR जो हो वो 6 लाख रुपए से ऊपर हो तो आप इजीली कोई भी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई, और आप बैंक की वेबसाइट के थ्रू इजीली रेफर कर सकते तो इसमें एक और चैलेंज है, हैं। कभी कभी होता है कि बैंक से एलिजिबल नहीं है बट किसी और बैंक से मिल जाता है। फर्स्ट में तो ये ट्राई मान लो कर रहे हैं, वहाँ से होता है कि हाँ नहीं मिल रहा है, एलिजिबल नहीं है, कुछ सिविल स्कोर का प्रॉब्लम है, कुछ भी एलिजिबल नहीं है। बट वो किसी और बैंक से अगर ट्राई करना है, अब एक में अगर नहीं मिल रहा है फिर से किसी और बैंक में ट्राई करना है, फिर वहाँ ट्राई करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, ये तो लंबा प्रोसेस चलते रहेगा। देखिए सर, सबसे पहले तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बताता हूँ मैं आपको, जो ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं कि जब आप पहले कार्ड के लिए अप्लाई करें ना, तो कम से कम उसके बाद अगर आपका वो कार्ड रिजेक्ट हो गया, आपको कार्ड नहीं मिला, तो आपको तुरंत कार्ड अप्लाई नहीं करना। अब क्यों नहीं करना ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप एक के बाद एक कार्ड अप्लाई करते रहोगे ना तो बैंक को लगेगा ये पर्सन क्रेडिट के लिए, उधार के लिए भूखा है, क्रेडिट हंग्री है ये, और उसकी वजह से जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी हार्ड इंक्वायरी जनरेट होती है सिविल ब्यूरो के थ्रू, और जैसे ही आपकी हार्ड इंक्वायरी जनरेट होती है तो आपका सिविल स्कोर डाउन जाता है। जितने जल्दी आप अगर हार्ड इंक्वायरी होगी तो आपका सिविल स्कोर डाउन जाएगा। तो अगर आपने एक कार्ड अप्लाई किया और अगर वो रिजेक्ट हो गया तो कोशिश कीजिए 3 से 4 महीने के बाद, वैसे 6 महीने प्रेफर्ड होता है बट एटलीस्ट 3 से 4 महीने का गैप रखिए, उसके बाद कार्ड अप्लाई कीजिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आजकल बैंक्स के साथ में बहुत सारी कंपनीज ने अपने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। जैसे कल ही स्विगी HDFC का क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, तो अब वो कार्ड आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो है HDFC की वेबसाइट पे जाके, दूसरा है आप स्विगी ऐप पे जाके। तो जो स्विगी ऐप के थ्रू आप अप्लाई करने का प्रोसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा इजी होता है। सेम गोज विद एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है, तो वो कार्ड आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे प्रोसीजर बहुत इजी होता है आपके लिए, और वहाँ पे आपका अप्रूवल रेट भी जल्दी हो जाता है। हम चाहते हैं कि अप्लाई नहीं करें, पहले हम चेक कर ले कि हम एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होता है कि हम इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। तो इसके लिए ना सर सिंपल सी चीज़ है, पहले आप ये देखिए कि आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं या ITR फाइल करते हैं। तो ज़्यादातर जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं ना, 90% लोग सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं। तो हम सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी सैलरी कितनी है और आपका सिबिल स्कोर कितना है, ठीक है। अब आप किसी भी बैंक का अगर आपको कोई पर्टिकुलर कार्ड लेना है तो आप उनकी बैंक की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे एलिजिबिलिटी का सेक्शन होता है। वहाँ पे आपको शोकेस करेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए और आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। ये 2 मेजर फैक्टर होते हैं सर। और इसके अलावा एक फैक्टर और आ जाता है कि आप किस पिन कोड पे रहते हैं और कहाँ पे आप किस एड्रेस से वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो ज़्यादातर होता क्या है ना, जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं या टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पे कुछ बैंक अभी क्रेडिट कार्ड ही प्रोवाइड नहीं कराते उस पर्टिकुलर पिन कोड पे। तो ये सारी डिटेल्स ना आपको वहाँ पे एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में जाके उनकी वेबसाइट पे मिल जाती हैं। तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए और देख लीजिए कि ये इस कार्ड के लिए क्या मैं एलिजिबल हूँ, ये मेरी सैलरी के साथ मैच करता है, ये मेरे सिविल स्कोर के साथ मैच करता है कि नहीं। तो आप वहाँ से ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैं इस कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। जब मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में बोलता हूँ तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? पहले चीज़ आती है कि एलिजिबल है कि नहीं है हम, ठीक है। दूसरी बात आती है कि एक थोड़ा रहता है कि कुछ हिडन चार्जेस होंगे जो बहुत लोग नहीं बताते हैं या पता नहीं रहता या हम पढ़ते नहीं हैं, वो चीज़ें होती है। अब चलो अब डिसाइड कर लिया कि हाँ क्रेडिट कार्ड लेना है, लेकिन कौन सा लेना है ये नहीं पता होता है। तो 2-3 चीज़ें, एक चीज़ें नहीं है, 2-3 चीज़ें हैं कि ये प्रॉब्लम होता है। प्लस जो मैंने बताया कि हाँ मिनिमम अमाउंट, आपने बताया कि मिनिमम अमाउंट नहीं पे करना चाहिए, फुल अमाउंट पे करना चाहिए। वो बाद में पता चलता है कि हाँ उसका इंटरेस्ट कितना है, वो किसी को पता नहीं रहता है। 30% 40% इंटरेस्ट रहता है क्रेडिट कार्ड का, जो लोगों को पता नहीं होता है।
बस वो बिल पे करते हैं, चेक नहीं करते हैं कि कितना इंटरेस्ट आया है। अभी मैंने भी कितना बार किया है कि हाँ जितना आया पे कर दिया, वो चेक नहीं किया कि कितना एडिशनल पे करना पड़ रहा है। तो वो चीज़ें उसका अवेयरनेस नहीं है, या बैंक उसको हाइड कर देती है उतना कम्प्लेक्स प्रोसेस बना करके। तो उसका अवेयरनेस थोड़ा चाहिए, या खुद से चेक करे अपने टाइम तो नहीं होता है। अगर इंसान ना मुश्किल से एट द एंड ऑफ द मंथ 15 मिनट निकाल लेना अपनी क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को गो थ्रू करने के लिए और बाकी फाइनेंशियल चीज़ों के लिए, तो वो इजीली अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। और एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया, जो कि पर्सनली आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ज़्यादातर लोगों के पास जब क्रेडिट कार्ड आता है ना, पहले तो लोगों के अंदर ये होता है कि यार क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा, क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा। जैसे ही क्रेडिट कार्ड मिलता है वो पहले महीने में क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट उड़ा देते हैं। ये नहीं करना होता सर। उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको कोशिश ये रखनी चाहिए कि 30 से 40% ही आप उसका खर्च करें। फॉर एग्जांपल एक कार्ड की 1 लाख की लिमिट मिली है आपको, तो 30 से 40 हज़ार तक ही खर्च करें। इसका कारण ये है कि बैंक को अगर आप ज़्यादा खर्च करते हैं ना इस लिमिट से, तो बैंक को फिर वही सेम चीज़ नोटिफिकेशन जाता है कि यू आर क्रेडिट हंग्री। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप रेगुलर बेसिस पे है ना अपनी 40-50% क्रेडिट यूटिलाइज कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बैंक कि बॉस मेरी लिमिट आप इंक्रीज़ कर दीजिए, क्योंकि मेरी है ना नीड्स हैं इस तरीके से और मेरा क्रेडिट यूटिलाइजेशन हर बार इंक्रीज़ हो रहा है। बट जब तक आपकी लिमिट है ना बढ़ती नहीं है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि 30 से 40% के अंदर ही हर महीने आप अपना क्रेडिट यूटिलाइज करें। मतलब 30 से 40 हज़ार ही खर्च करें 1 लाख वाले कार्ड पे।